पुतिन नहीं माने। भारत की घड़ियों में उस समय सुबह के 9 बजे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्यवाही का ऐलान कर दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें और बम बरसने लगे। बम सिर्फ कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं गिरे थे। पुतिन ने नाटो की एकजुटता को भी हिला दिया था। हमले की तैयारियों से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पुतिन को समझाने गए थे। दुनिया ने पुतिन पर प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन वे प्रतिबंध किसी विशाल किले पर एक छोटा सा कंकर फेंकने जैसे थे। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण पूरी दुनिया, खासतौर पर यूरोप, पुतिन से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या है जिसके कारण पुतिन की विस्तारवादी नीतियों का कोई प्रतिरोध नहीं हो पा रहा है? क्या है वो पुतिन की ताकत? क्या ये वही ताकत तो नहीं है जिसे हासिल करने की कोशिश हिटलर ने भी की थी? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल अगर कोई रानी है तो बाकू उसका राज सिंहासन है। यह बात ब्रिटेन के कद्दावर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कही थी। अजरबैजान का बाकू तेल उद्योग का राज सिंहासन ही नहीं बल्कि जन्मभूमि भी है। इसकी वजह से ही रूस दुनिया की सबसे पुरानी तेल अर्थव्यवस्था बना। यहाँ का तेल उद्योग रशियन साम्राज्य के समय से ही शुरू हो गया था। जब बाकू के पास एप्शॉन प्रायद्वीप पर दुनिया का पहला तेल कुआं बनाया गया। यह बात 1846 की है। तब रूस पर पुराने अंपायर यानी जार का शासन था। बाकू में तेल मिला तो रूस के तेल भंडारों को लेकर यूरोप के अमीरों के बीच होड़ शुरू हो गई। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी और स्वीडन के औद्योगिक घराने रूस पर मंडराने लगे। जर्मनी के प्रख्यात बैंकर व सुपर रिच रॉथस्चाइल्ड समूह ने बाकू के तेल कारोबार में हाथ डाला। स्वीडन का नोबेल समूह भी पीछे नहीं रहा। इस समूह की कंपनी ब्रानोबेल ने बाकू में निवेश किया। नोबेल पुरस्कार वाले अल्फ्रेड नोबेल इसी परिवार से आते थे। इस निवेश ने रूसी साम्राज्य को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया का 30% तेल रूस से आता था। 1917 में हुई रूसी क्रांति, सब उलट पलट गया। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। रॉथस्चाइल्ड्स और नोबेल को रूस छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी जगह ले ली अमेरिका की तेल कंपनियों ने। स्टैंडर्ड ऑयल और वैक्यूम ने तेल के कुएं संभाल लिए। यह वैक्यूम ही थी जो बाद में मोबिल के नाम से जानी गई। दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक रूस का तेल उत्पादन पटरी पर आ गया था। कैस्पियन व काकेशस के इलाके प्रमुख तेल उत्पादक हो गए थे। अब हम वापस लौटते हैं विंस्टन चर्चिल की तरफ, जिन्होंने बाकू को तेल की महारानी कहा था। वह वक्त दूसरे विश्व युद्ध का था। पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस आदि जीतने के बाद हिटलर रूस पर हमले की तैयारी में था। ऑपरेशन बारबरोसा शुरू होने वाला था। हिटलर का यह सबसे बड़ा अभियान था। जर्मनी की सेना अपनी रफ्तार और रणनीति, जिसे ब्लिट्जक्रेग कहा जाता था, उससे रूस को कुचलने वाली थी। चर्चिल डरे थे, कोशिश में थे कि हिटलर की सेनाओं को बाकू सहित तेल उत्पादन केंद्रों पर कब्जे से रोका जाए। दूसरे विश्व युद्ध के दस्तावेज बताते हैं कि 1941 में ब्रिटेन ने ऑपरेशन रास्पबेरी की योजना बनाई। चर्चिल की तैयारी यहां तक थी कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस के तेल उत्पादन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेकिन हिटलर के हाथ या काला सोना नहीं लगना चाहिए। हिटलर को तेल मिल जाता तो दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर ही बदल जाती। विश्व युद्ध के बाद रूस के तेल उत्पादन की किस्मत फिर चमकी। पहले वोल्गा और यूराल क्षेत्र में और फिर साइबेरिया में तेल निकलना शुरू हुआ। रूस का उत्पादन बढ़ने से तेल की कीमतें टूटने लगीं। आज जिस ओपेक का हिस्सा है रूस, और जहां रूस का दबदबा है, उसकी स्थापना 1960 में रूस का उत्पादन बढ़ने की वजह से ही हुई थी। दुनिया में तेल की मंदी आई तो तेल के अन्य उत्पादक देशों ने एक संगठन बनाया ताकि उस मंदी को रोका जा सके। निवेश की कमी के कारण 1980 में रूस का तेल उत्पादन फिर घटने लगा। इसके बाद उभरी रोजनेफ्ट, यूकोस, ल्यूकाइल जैसी भीमकाय कंपनियां। 1997 तक रूस का तेल उत्पादन सामान्य हो गया था। 21वीं सदी की शुरुआत में रूस ने ओपेक के साथ रिश्ते बेहतर किए। मध्य पूर्व की राजनीति में भी तब्दीली आई। दुनिया के सभी तेल उत्पादकों यानी ओपेक और गैर ओपेक देशों ने एक साथ मिलकर उत्पादन के नए नियम तय किए।
आज यही ओपेक और ओपेक प्लस यानी रूस, मध्य पूर्व और दुनिया के सारे तेल उत्पादक मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा तेल कार्टेल चलाते हैं और हमारे आपकी जेब तक आने वाले तेल की कीमतें तय करते हैं। लेकिन इससे बदलाव यह हुआ कि रूस यूरोप की सबसे बड़ी ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदल गया। विश्व के जीडीपी में रूस का हिस्सा 2% से कम है, लेकिन गैस और तेल के कारण यूरोप पूरी तरह रूस पर निर्भर है। यूरोप की जरूरत का 30% तेल और 35% गैस रूस से आती है, यानी करीब करीब 60% ऊर्जा निर्भरता है पुतिन के रूस पर। रूस और यूरोप को जोड़ने वाली 4 पाइपलाइनों या गैस रूट में यूरोपीय अर्थव्यवस्था की जान बसती है। इसलिए यूक्रेनियन रूट पर खतरा सबसे ज्यादा है, जहां अब जंग छिड़ चुकी है। नाटो और अमेरिका के देशों का रुख भले ही सख्त हो, लेकिन यूरोप के मुल्क पुतिन को मनाने में लगे थे। तो पुतिन नहीं माने, यूक्रेन पर हमला हो गया। जर्मनी ने रूस के साथ बनकर तैयार खड़ी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी पुतिन पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि पुतिन के पास दुनिया की एनर्जी और गैस की ताकत है, लगभग वैसे ही जैसे कि दुनिया के अन्य तानाशाहों के पास होती थी। कुदरत भी कभी कभी तानाशाहों के हाथ में ऐसी ताकत रख देती है कि वे पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। पुतिन यही कर रहे हैं। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। हम वापस लौटेंगे एक नए संस्करण के साथ।